नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फिज़िक्स सीखने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसमें आपको आसानी से नोट्स मिलेंगे, अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आपको जब पढ़ेंगे तो बड़ा रुचिकर लगेगा, क्लासरूम फीलिंग आएगी। और इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और विद सोल्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी स्टेशन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नया टॉपिक हमारा कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। यानी हम जानते हैं कि कूलाम का नियम स्थिर दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है। और कल मीनिंग लास्ट वीडियो में हमने गाउस के नियम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे करें, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 के गुना होता है। ये के यहाँ प्रावैद्युतांक है। अगर हमारा माध्यम निर्वात या वायु है तो के का मान 1 हो जाएगा। अदरवाइज़ माध्यम के प्रावैद्युतांक के मान को इसमें हम रख देंगे। देखिए, हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये हमारा एक बंद पृष्ठ है, इसकी हम कल्पना करते हैं। इसके अंदर यानी बंद पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O है जिस पर हमारा धन आवेश रखा गया है, प्लस Q आवेश रखा है हमने। इस बंद पृष्ठ के पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं, इसकी कल्पना करते हैं। इसके मध्य बिंदु में हमने एक बिंदु P ले रखा है। इस P बिंदु पर हम इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हमने एकांक धन आवेश लिया है, तो इसलिए इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर इस तरीके से बाहर की ओर लंबवत होगी। इस एकांक क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल ds लिया है। इसकी दिशा, क्योंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि, हमने पहले चर्चा की है इस बात की, और इस सदिश क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम एकांक अभिलंब सदिश का प्रयोग करते हैं, जिसका परिमाण 1 इकाई होता है। यह पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम में ये हमारा P बिंदु है। इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इस एकांक अभिलंब इसके लंबवत n होगा। E और n के बीच का कोण हमारा थीटा हमने मान लिया। इस बिंदु P की बिंदु आवेश Q से दूरी जो है वो हमारी कितनी है? R दूरी है। R दूरी है तो हम कूलाम के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E बराबर है 1/4πε0 आवेश बटे हुए दूरी का वर्ग, और ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा r कैप। ये एकांक सदिश है। एकांक सदिश वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण 1 इकाई होती है, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा इस r कैप के द्वारा प्रदर्शित होगी, अर्थात दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। हम इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। और हमने देखा है कि विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? किसी अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E डॉट ds, ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणन है। अदिश गुणन है क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों सदिश राशियां हैं। इन दोनों के अदिश गुणन के कारण ये हमारी भौतिक राशि बनती है विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसलिए इनके दो सदिशों के अदिश गुणन के बराबर होती है।
जब हम इसको सोल्व करना चाहें तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर देंगे कि ई का कैप क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए इकाई अभिलंब सदिश इंटू इसका परिमाण। ये इकाई अभिलंब है, यानी जो हमारा क्षेत्रफल सदिश राशि थी उसकी दिशा को व्यक्त करता, जो उस पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ई और एन के बीच बनने वाला कोण हमारा थीटा था। जब इसको हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि डी फाई बराबर है ई का कैप एन का कैप, परिमाण है ये, कोस ऑफ थीटा, इनके बीच कोण कितना था, थीटा, इंटू डी एस। अब देखिए इसको ऐसे लिख दो, ई ऐसे का ऐसा है, यानी ई का परिमाण, एन इकाई सदिश है, इसका परिमाण कितना होता है 1, कोस थीटा ऐसे का ऐसा इंटू डी एस। तो क्या बन गया ये ई डी एस कोस थीटा। हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ये हमारा डी फाई है, डी फाई यानी इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स का मान है। और संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए हम फ्लक्स निकालना चाहें तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन ई डी एस कोस ऑफ थीटा, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। अब हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऊपर वाले समीकरण 1 से हम रख देंगे। जब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम देख सकते हैं ये समीकरण 1 से मान रख दिया हमने। इस समीकरण फाई बराबर क्या हो गया, ये समीकरण 1 से ई का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्केयर आर कैप डॉट डी एस। अब देख लीजिए हम इसको जब सोल्व करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो तो बाहर निकल जाएगी। कांस्टेंट का मतलब है जिनके मान नियत रहते हैं, अर्थात जिनके मान परिवर्तनशील नहीं है। जैसे आवेश, बंद पृष्ठ में रखा गया आवेश का मान नियत है, क्यू का मान नियत है, ये बाहर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन 0 का मान भी कांस्टेंट है हमारा। तो परिवर्तनशील कौन रह गया, एक तो हमारा रह गया आर स्केयर, क्योंकि पृष्ठ पर भिन्न भिन्न स्थान पर यानी संपूर्ण पृष्ठ में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखे गए बिंदुओं पर बिंदु आवेश क्यू से दूरी भी भिन्न भिन्न होगी। और हमने डॉट प्रोडक्ट हटाया, ये जब डॉट प्रोडक्ट हटाया तो थीटा कौन सा आ गया, कोस थीटा, क्योंकि मैंने बात की थी कि ई और डी एस के मध्य बनने वाला कोण कितना है, थीटा। तो और ये हमारे अदिश गुणन है, अदिश गुणन को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोस थीटा। अगर सदिश गुणन होता तो साइन थीटा आता, यहाँ क्या था, अदिश गुणन। तो ये हमारा इतना पार्ट ये अंदर बचेगा, डी एस कोस थीटा बाई आर स्केयर। यहाँ जो ये थीटा कोण है ये ई और डी एस के बीच बनने वाला कोण है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि हम जब चित्र को देखते हैं, ये आप चित्र देख लीजिए, और चित्र को समझने के लिए पहले मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये एक गोला है, वृत्त है, सॉरी ये क्या है कि वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र हमने ओ ले लिया। वृत्त के केंद्र पर कोई भी एक छोटा सा भाग ले लो डी एस, इसको इससे मिलाओगे तो ये कोण कितना हो गया, थीटा। और इस पूरे भाग का कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये है वृत्त के लिए। क्यों, क्योंकि वृत्त क्या होता है 2D, 2D का मतलब द्विविमीय संरचना होती है। तो द्विविमीय संरचना में संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, जबकि गोला जो होगा यानी त्रिविमीय जब संरचनाएं आ जाएं, कौन सी आ जाएं, 3D की संरचनाएं आ जाएं। जैसे गोला है, गोला आप देखेंगे तो त्रिविमीय संरचना। पहचान क्या होगी, पहचान ये है कि जो त्रिविमीय संरचनाएं हैं उनके आयतन निकाले जा सकते हैं, जबकि द्विविमीय संरचनाओं के आयतन नहीं निकाले जा सकते। आपने कभी भी वृत्त का आयतन नहीं पढ़ा होगा, क्यों, क्योंकि वृत्त का केवल क्षेत्रफल हो सकता है, वृत्त का आयतन नहीं हो सकता। उसका कारण है कि वृत्त केवल द्विविमीय संरचनाएं हैं, आयतन केवल उन्हीं का निकाला जा सकता है जो त्रिविमीय संरचनाएं हो। और गोले का आयतन आपने पढ़ा है, गोले का आयतन आपको याद होगा 4/3 पाई आर का घन या पाई आर की 3 होता है।
तो ये जो हमने बंद पृष्ठ लिया ये गोलाकार प्रकृति का लिया। अब गोलाकार प्रकृति में उसके पृष्ठ का केंद्र बिंदु से जो कोण बना होगा, ये जो कोण बना होगा, ये त्रिविमीय संरचना में कोण बनेगा। और त्रिविमीय संरचना में जब कोण बनेगा तो इस कोण को बोलते हैं डी ओमेगा। डी ओमेगा यानी इसका नाम है घन कोण। क्या बोलते हैं इसको? घन कोण। हमने 11वीं क्लास में भी सप्लीमेंट्री यूनिट आई थी जो हमारी, उनमें दो आई थी, एक तो कोण और एक घन कोण। ये क्या है? घन कोण। ये ध्यान रखना त्रिविमीय संरचनाएं बनाती हैं। इसको मैं इस तरीके से समझा दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा छोटा सा पृष्ठ था इस तरीके से, ये इस तरीके से पृष्ठ है, ये हमारा बिंदु O है। क्योंकि ये त्रिविमीय संरचना, इसका इससे कोण बनाओगे तो इस तरीके से ये कोण प्रदर्शित होगा हमारा, इस तरीके से। ये जो भाग है ये DS है। यहाँ आप नीचे देख पाएंगे तो डबल कोण बनते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या बनेंगे? डबल कोण बनेंगे। जबकि वृत्त के अंदर क्या होता है? वृत्त के अंदर क्या होता है? यहाँ आपके डबल कोण बनेंगे, ऐसे करके देख सकते हैं आप। ये इसको थोड़ा सा आगे लेंगे तो ऐसे, ये आपका एक तो ये भुजा है AB, एक ये है C और D। इस O बिंदु पर एक तो AB वाली भुजा कौन बना रही है? एक CD वाली बना रही है। B और D चौड़ाई भी है इस पे और ये भी चौड़ाई है। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर डबल कोण बनते हैं, इसलिए इस कोण को हम घन कोण बोलते हैं, डी ओमेगा से लिखते हैं। अब पहचान देखिए आप, पहचान क्या था? वृत्त होता है, ये आपका वृत्त है, ये बिंदु O है, इसका इससे बना कोण क्या होगा? सिंगल कोण होता है, एक अकेला कोण होता है। ये क्या होती है फिर? लंबाई L, और ये दूरी क्या होती है? R। थीटा क्या होता है? चाप बटे दूरी, R का अपॉन रेडियस, चाप बटे दूरी। ये तो एक ही चाप थी। अगर हमारी संरचना गोलाकार है यानी त्रिविमीय संरचना है, इस तरीके की संरचना है हमारी, ये ऐसी संरचना हो तो आप क्या पाएंगे? ये अब ये भुजा और ये भुजा क्षेत्रफल बना देगी DS। अब ये कोण, ये वाली नीचे वाली लंबाई कितनी होगी? R। ऊपर वाली की भी कितनी होगी? R। यानी दूरी R हो जाएंगी, तो R इंटू R, ये भी क्या हो जाएगा? ये वाला भाग भी R स्क्वायर। तो अब घन कोण क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बराबर DS अपॉन R स्क्वायर। देख लीजिए उसमें क्या थी? लंबाई, क्योंकि एक भुजा थी। यहाँ क्या है? लंबाई गुणा लंबाई, यानी क्षेत्रफल लिया जाएगा DS। और नीचे क्या है इसकी? एक तो लंबाई की दूरी है, एक चौड़ाई की, दोनों बराबर हैं, इसलिए R गुणा में R कितना हो गया? R स्क्वायर। तो ये घन कोण, आप घन कोण को प्रदर्शित कैसे करते हैं? घन कोण प्रदर्शित होगा आपका DS अपॉन R स्क्वायर से। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी द्विविमीय संरचनाएं हैं तो कोण का मान चाप बटे त्रिज्या होता है, जबकि जब आपकी संरचनाएं त्रिविमीय हो तो उसके केंद्र पर बना कोण, पृष्ठ अल्पांश क्षेत्रफल के कारण बना कोण, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हुए उनके बीच की दूरी जो R है उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा घन कोण का कंसेप्ट। अब हम क्या देखेंगे? अब जब हमें इस बात का पता चल गया कि ये घन कोण है और घन कोण का मान क्या हो गया? ये रहा डी ओमेगा बराबर है DS बटे R स्क्वायर कोस थीटा। क्यों थीटा इसलिए लिया है हमने? क्योंकि ये हमारा जो DS था, पृष्ठ क्षेत्रफल था, ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुका हुआ था। इस वजह से हमने डी ओमेगा का मान DS कोस थीटा बटे R स्क्वायर लिए। इस मान को उठा के हम क्या करेंगे? इस समीकरण 4 में रख देंगे वापस। और समीकरण 4 में जैसे ही रखोगे, समीकरण 4 क्या है अपना? ये कांस्टेंट है, ये अंदर वाला क्या बन गया? ये छोटा सा भाग क्या बन गया? अंदर वाला घन कोण। तो ये हमने घन कोण का मान रख दिया। और ये ध्यान रखना कि किसी भी त्रिविमीय संरचना में संपूर्ण कोण कितना होता है? 4 पाई के बराबर होता है, यानी 720। देखिए द्विविमीय संरचना में कितना था? 360। और आपका त्रिविमीय में कितना हो गया? इसका जस्ट डबल हो गया। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि कोई भी वृत्त होता है तो उसका एक संपूर्ण कोण कितना होता है? 2 पाई का। और हमारा यदि गोला हो, क्या हो? गोला, त्रिविमीय संरचना गोला हो,
तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर डी ओमेगा का मान है हमारा डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसका संपूर्ण भाग निकालोगे, इसका संपूर्ण समाकलन निकालोगे तो ये मान कितना हो जाएगा 4 पाई के बराबर हो जाएगा। तो ये मान जब 4 पाई हो गया तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 4 पाई। तो हम इसको इसमें रख देंगे। तो इस डी एस कोस थीटा बाई आर स्क्वायर का मान हमने ये डी ओमेगा रखा और इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना मान हो जाएगा 4 पाई। तो हम समीकरण 4 में इसका मान रखते हैं। जब समीकरण 4 में रखेंगे, ये आपका समीकरण 4 है, इसमें आप मान रख सकते हैं। इसका मान कितना रख देंगे 4 पाई। जैसे ही 4 पाई रखेंगे तो फाई क्या बन गया हमारा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 पाई से ये 4 पाई हमारा कट गया तो क्या बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब बात ध्यान रखेंगे, ये हमने संपूर्ण बंद पृष्ठ में रखे गए क्षेत्र आवेश की बात की थी। यदि हमारे बंद पृष्ठ में बहुत सारे आवेश उपस्थित हों, बहुत सारे आवेश उपस्थित होंगे तो उन सभी आवेशों के कारण निकलने वाली फ्लक्स का मान भी भिन्न भिन्न होगा। तो मान लीजिए हमने उसमें n आवेश मान लिए और n आवेश मान लिए तो उनके मान रख दिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये हमारे Qn तक हमने आवेश ले लिए। पहले के कारण निर्गत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा φ1, वो क्या हो जाएगी Q1 बटे हुए एप्सिलॉन 0। φ2 दूसरे आवेश के कारण फ्लक्स कितनी हो जाएगी Q2 बाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ये है हमारा। तो इस तरीके से हम इसको रखते चलेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि पहले आवेश के कारण फ्लक्स कितनी होगी, सूत्र यही लगाना है हमारा। समीकरण 8 है, जो ये 8 नंबर समीकरण है हमारा। इस 8 नंबर समीकरण में पहले आवेश के कारण रखोगे तो फाई की जगह क्या आ गया φ1 और क्यू की जगह क्या आ गया Q1। दूसरे आवेश के लिए निकालोगे फाई की जगह क्या आ जाएगा φ2 और आवेश की जगह क्या आ जाएगा Q2 बाई एप्सिलॉन। ऐसे करके हम लास्ट तक सभी जो हमारे विविक्त आवेश अलग अलग आवेश हैं सबके लिए हम फ्लक्स का मान निकाल लेंगे। और फ्लक्स कैसी राशि है, फ्लक्स अदिश राशि है और अदिश राशि का जब हम परिणामी मान निकालेंगे या कुल फ्लक्स का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इन सब फ्लक्स के मान के बीजगणितीय योग के बराबर। तो फाई किसके बराबर हो गया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 डैश 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 φn। ये ऊपर वाले से हम मान रख देंगे। φ1 का मान रख दिया Q1 बाई एप्सिलॉन 0, फिर Q2 बाई φ2 का रख दिया, डैश डैश Qn का रख दिया। सब में आप देख पा रहे होंगे कि आपके सबके बटे में इनका जब हम लघुत्तम लेंगे तो एप्सिलॉन 0 तो लघुत्तम आ गया, ऊपर क्या बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड प्लस ऑन Qn। तो ये Qn Q2 Q3 Qn क्या है, सभी यानी बंद पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग है। यानी उन सब आवेशों के मान को जोड़ दिया जाए और सब आवेशों के मान को जोड़ दें तो उसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा Q, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड प्लस ऑन Qn। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, अब इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे सिग्मा Q, कुल आवेश रख देंगे। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लास्ट फॉर्मूला बन गया कि कुल फ्लक्स यानी निर्गत फ्लक्स का मान सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 निर्वात में, किसमें निर्वात में। ये हमारा गाउस का नियम था। कल हमने यानी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि गाउस का नियम क्या था। गाउस का नियम था कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश व एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने ये इसको प्रूफ कर दिया किससे, कूलाम के नियम का प्रयोग करके गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी हमने। अब हम देखेंगे एक इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल किसी बंद सतह में प्रवेश करने वाली फ्लक्स, यानी अब ध्यान देना है ये हमारा बंद पृष्ठ है, इसके अंदर प्रवेश करने का मतलब अंदर की ओर आने वाली फ्लक्स कितनी है 5000 वोल्ट मीटर, और उसी सतह से निकलने वाली बाहर की तरफ जाने वाली कितनी है 7000 वोल्ट मीटर। तो सतह के अंदर आवेश की गणना करनी है, हमने क्या निकालना है कि ये बताना है कि इस बंद पृष्ठ में आवेश का मान कितना होगा। देखिए
इस बात को आप का ध्यान में रखेंगे। हमने लास्ट में किया टॉपिक में बात की थी कि जो विद्युत फलक से पृष्ठ के अंदर आती है वो ऋणात्मक और जो बाहर जाती है वो धनात्मक ली जाती है। तो हम पहले फाई इन, यानी इनका मतलब इनसाइड, अंदर की ओर फ्लक्स कितनी आ रही है 5000, बाहर की तरफ कितनी गई आउट 7000। अंदर की ओर आने वाली फ्लक्स कैसी ली जाएगी ऋणात्मक, बाहर की ओर कौन कैसी ली जाएगी धनात्मक। यानी जो फ्लक्स पृष्ठ से बाहर जाती है वो धनात्मक, जो अंदर आती है वो ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि फ्लक्स एक हमारी अदिश राशि है और इसमें चिन्ह हम साथ में प्रयोग करते हैं। तो कुल फ्लक्स निकाल लो, नेट फ्लक्स बोलते हैं जिसको। नेट फ्लक्स क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितनी अंदर गई और कितनी बाहर गई। प्लस के तो 7000 हैं, माइनस के 5000 हैं, तो क्या बचेंगे, कुल फ्लक्स कितनी बच जाएगी, कुल फ्लक्स बचेगी 2000, प्लस की बचेगी वो भी इतनी बच जाएगी वोल्ट मीटर। अब हमें क्या निकालना है कि इस सतह में यानी बंद पृष्ठ में आवेश की मात्रा कितनी है। जब आपको फ्लक्स दे रखी है, आवेश निकालना हो और निर्वात में, तो हमारे पास गाउस का नियम है। गाउस का नियम क्या था, कुल आवेश बटे हुए एप्सिलॉन जीरो। देखो फाई दे रखा है, एप्सिलॉन जीरो का हमें मान का पता है, क्यू निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, सिग्मा क्यू बराबर है फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। फाई का मान कितना आया था हमारा, 7000 में से 5000 को घटाया था तो 2000 गुणा में, और एप्सिलॉन नोट का मान कितना है 8.85 गुणा में 10 की माइनस 12, ये हमारा मान है। इसकी गुणा कर देंगे, जब आप गुणा करोगे तो 1 2 और 3, 3 जीरो तो ये प्लस की हैं, यहाँ माइनस का तो माइनस में ले लेना है इसको, और इसको जब माइनस में लेंगे और 8.85 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका लास्ट आंसर क्या मिलेगा, लास्ट आपका आंसर मिल जाएगा आप 8.85 इंटू टू, 8.85 इंटू टू, तो ये बन गया 2 5 10 7 7 इंटू 10 की घात माइनस 9, ये आपका आंसर आ जाएगा 17.7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि आवेश Q घन के केंद्र पर है, यानी हमारा एक घन दिया हुआ है इसे, ये एक घन दिया हुआ है, ये हमने एक घन लिया है और इसके केंद्र बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाली फ्लक्स कहाँ पूछी है इसने, घन की से निर्गत कुल फ्लक्स का मान बताइए और इसके शीर्ष पर से हमारे को फ्लक्स बताना है। देख लीजिए, मैं एक दो इसमें और बातें आपको बताऊंगा। हमने गाउस के नियम के तथ्य को पढ़ते हुए हमने कहा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता कि वो बंद पृष्ठ हमारा किस आकार या आकृति का है, केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर परिबद्ध आवेश कितना है। तो यहाँ कितना आवेश है Q, तो हमारा कुल फ्लक्स, यानी इसका हम ए भाग करते हैं, पहले प्रथम भाग देखेंगे इसका। प्रथम भाग क्या कहता है, कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स क्या हो जाएगी, आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो, गाउस का नियम है। गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे कि फ्लक्स बराबर है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन जीरो, और कुल आवेश कितना है इसमें Q, तो Q रख देंगे इसकी जगह पे मान, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा Q बटे हुए एप्सिलॉन जीरो, ये हमारे पहले भाग का आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये कहता है कि इसके घन के सिरे से कुल निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके सिरे कितने होते हैं, और आप दो तीन बातें नोट करें कि घन की सतह, घन की सतह 6 होती हैं। कितनी होती हैं सतह 6। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। भुजा कितनी होती हैं, भुजा कितनी होती हैं, यानी कोर बोलते हैं जिसको हम, भुजा की बजाय क्या लिख सकते हैं हम, शीर्ष थे 8, कोर कितनी होती हैं, कोर होती हैं 12। ये 3 बातें नोट कर लें, घन की सतह 6, घन के शीर्ष से
8 और घन की कोर 12 होती हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। अब देख लीजिए, अब कुल फ्लक्स हमें पता लग गया घन से कितनी निकली है, फाई बराबर है कुल फ्लक्स कितनी थी, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। फ्लक्स तो बदलाव हो नहीं सकता क्योंकि फ्लक्स का मान तो केवल आवेश पे निर्भर करता है। तो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो कितने भागों में बटेगा। अब हमें बताना है कि इसकी सतह कितनी है। हम सिरस के लिए पढ़ेंगे हम पहले। सिरस कितने थे, 8। तो हम सिरस के लिए फ्लक्स देखें, यानी कुल फ्लक्स कितने भागों में बटेगी, 8 भागों में एक सिरस के, ऐसे लिख सकते हैं। यानी सिरस, एक सिरस से जितनी फ्लक्स निकली गुणा में 8 कर दो, वो इसकी कुल फ्लक्स के बराबर हो जाएगी। और फाई का मान कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो हमने निकाला था। तो एक सिरस से कितना निकल गया, सिरस बराबर है क्यू बटे 8 एप्सिलॉन जीरो। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा एक मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, एक दो बात और आपको। सतह से पूछ ले, सतह से यानी घन से निकलने वाली कुल फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगी, सतह कितनी होती है इसकी, 6। तो 6 सतह होती हैं, 6 गुना में फाई सतह का मान, यानी किसी भी घन से निकलने वाली कुल फ्लक्स उसकी सभी सतहों से निकलने वाली फ्लक्सों के योग के बराबर हो जाएगी। तो फाई कुल किसके बराबर हो गया, कुल बराबर है 6। और हमें ये पता है कुल फ्लक्स कितनी थी, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। तो एक सतह से कितनी निकलेगी, फाई सतह बराबर है ये 6, उसको उधर लेके जाओ, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन जीरो, ऐसे निकल जाएगा। फिर ये पूछ सकता है कि वे कोर से, कोर का मतलब होता है ये भुजाएं होती है ना, जो ये जो भुजाएं हैं इनको हम कोर बोलते हैं। ये रिकोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। तो अब आप देख लीजिए कुल फ्लक्स किसके बराबर होगी, कोर कितनी है 12, फाई कोर ऐसे लिख दिया हमने। और कुल फ्लक्स का मान कितना है, क्यू बटे एप्सिलॉन, इसके बराबर हो जाएगा। तो एक कोर से कितनी फ्लक्स निकलेगी, एक कोर से फ्लक्स निकलेगी क्यू बटे 12 एप्सिलॉन जीरो। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। पुनः एक बार फिर मैं संदीप सारन आप सबका हमारे YouTube चैनल से जुड़े होने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।